हेलो दोस्तों, मेरे चैनल चलो पढ़े ऑनलाइन पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम प्रैक्टिस नंबर जो है 3 पढ़ने वाले हैं। कौन सा? प्रैक्टिस नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग। 1 और 2, ये 2 प्रैक्टिस हम लोग देख चुके हैं पहले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर ये प्रैक्टिस को देख सकते हैं। हम टोटल जो है 5000 लगभग क्वेश्चन कराने वाले हैं। टोटल PYQ और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे आप TGT, PGT, LT, असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी तैयारी कर रहे हैं, वो सभी में एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, और सभी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप TGT, PGT, LT, असिस्टेंट प्रोफेसर, GRC किसी चीज़ की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग जॉब की, और आपका विषय पॉलिटिकल साइंस है, तो समझिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो इसके पहले हम लोग 100 जो है एक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 102 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 102 का रहा है कि राजनीतिक चेतना का अर्थ है, ठीक है। राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग व्याख्या सहित पढ़ेंगे कि इसकी व्याख्या भी देखेंगे, ठीक। तो राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या होता है कि राज्य के प्रति प्रेम। क्या होता है? राज्य के प्रति प्रेम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कर रहा है, शासन प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी करना। शासन प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जो शासन व्यवस्था चल रही है उसमें मतदान करना, उसमें भाग लेना, ये सब क्या है? भागीदारी करना, यानी कि पार्टिसिपेट करना क्या है? राजनीतिक सहभागिता है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ठीक है। ये है सब राजनीतिक चेतना, ठीक है। ये सब पॉलिटिकल अवेयरनेस के क्या हैं? लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शाब्दिक अर्थों में देखें तो राजनीतिक चेतना का अर्थ है राज्य के प्रति प्रेम है। क्या है? राज्य के प्रति प्रेम है, या उसके आदर्शों एवं संस्थाओं को आदर करना है, यानी राज्य के जो भी संस्थाएं हैं, आदर्श हैं, मूल्य हैं, उसका आदर करना, सम्मान करना। तो क्या है? यही राजनीतिक चेतना का अर्थ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये बात बतानी है। तो ये लीकाक महोदय ने कही थी। किसने कहा था? लीकाक महोदय ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहे हैं, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए क्या है? संगठित व्यक्तियों का समूह है, यानी कि जो संगठित व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, वही जो है क्या है? राज्य है, ठीक है, राज्य है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये लीकाक महोदय कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है, ठीक है। किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो ये जो है आशीर्वादम ने कहा है। किसने कहा है? आशीर्वादम ने कहा है, ठीक है। यहाँ व्याख्या में सेम वही है, तो कोई व्याख्या देखने की बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि जो राज्य है व्यक्ति से पूर्व है? राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व है, तो ये अरस्तु कहते हैं, ठीक है। अरस्तु कहते हैं राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व है, ठीक है। और ये जो है राज्य को क्या मानते हैं? ये राज्य को साध्य मानते हैं। क्या मानते हैं? राज्य को साध्य मानते हैं, और व्यक्ति को जो है साधन मानते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे, व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या इसकी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए व्याख्या हम लोग देखेंगे, ठीक है। अरस्तु चूँकि एक महत्वपूर्ण विचारक हैं, तो उनको हम व्याख्या उनका देखेंगे। अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए क्या कहा? राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है,
यानी राज्य से व्यक्ति से पहले राज्य बना था, राज्य एक संगठन था। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य ये नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ है, वरन उसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक, ठीक है, यानी चेतना स्तर पे मानसिक या मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हो चुका था। ठीक है, यह जो है कैसे हुआ, इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है। क्या है? राज्य एक कंप्लीट होल जो है कम्युनिटी है, पूर्ण समुदाय है। ठीक है, व्यक्ति केवल एक तत्व है। व्यक्ति क्या है? केवल एक तत्व है, केवल एक एलिमेंट्स है। पूर्णतया पहले आती है, यानी कि जो कुछ पूर्णतया है, पूर्ण रूप पहले आती है, फिर उसके एलिमेंट्स, उसके तत्व आते हैं। कि जैसे यहाँ देखिए कह रहा है, उसके बाद क्या आते हैं? अंग आते हैं। इसलिए राज्य जो है व्यक्ति से क्या है? पूर्ववर्ती है। राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 का रहा है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों के रूप में परिभाषित किया था, डिफाइन किया था? तो ये जो है ब्लंसली महोदय ने किया था। ठीक है, इनका एक व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। ब्लंसली ने कहा, राज्य जो है एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग हैं। जो राज्य है क्या है? राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग हैं के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है 107, कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है? अवतरण है? तो ये जो है हीगल महोदय कहते हैं। कौन कहते हैं? हीगल महोदय कहते हैं। हीगल बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, तो हम इनकी व्याख्या भी देखेंगे। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट थिंकर है उनकी व्याख्या देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, तो हम इसको ज़रूर देखेंगे। चलिए, हीगल क्या है? हीगल एक आधुनिक युग, ठीक है, आधुनिक युग में राज्य की सर्वशक्तिमता का सबसे प्रमुख प्रतिपादक हैं। ठीक है, हीगल राज्य को उपासना की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए लिखते हैं कि राज्य जो है पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतरण है। यह पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवी विचार है। क्या है? एक दैवी विचार है। हीगल राज्य की अवज्ञाओं का पालन व्यक्ति का न केवल राजनीतिक वरन नैतिक, देखिए यहाँ कह रहे हैं, वरन नैतिक कर्तव्य भी है। कहते हैं कि उसका पालन करना जो है व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य भी है। इस प्रकार आदर्शवादी चिंतन को चरम शिखर तक पहुंचाने तथा राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रबलतम रूप पर प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? हीगल को जाता है। ठीक है, हीगल बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनकी व्याख्या आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, किसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद तथा दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य क्या है? समझौता है। ठीक है, तो ये जो है हाफमैन महोदय कहे हैं। कौन कहा है? हाफमैन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनकी भी हम व्याख्या देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंकर है, तो इनका भी हम देखेंगे। ये कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत इन दोनों अतियों के बीच एक स्वर्णिम मध्यम मार्ग है। क्या है? स्वर्णिम मध्यम मार्ग है। राज सत्ता और व्यक्ति स्वतंत्रता की अतियों के से रहित लोक कल्याणकारी राज्य इन दो विचारधाराओं की आर्थिक सुरक्षा तथा स्वतंत्रता के आदेशात्मक मूल्यांकन यानी मूल्यों वैल्यू के क्या है? समन्वयकारी सिद्धांत है। ठीक है, लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट जो है राज्य की धारा साम्यवाद एवं अनियंत्रित व्यक्तिवाद की दो अतियों के बीच क्या है? एक मध्यम मार्ग है। ठीक है, ये आप समझ लेंगे। उसके बाद है, कह रहे हैं 100 क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नांकित में से कौन सा मार्क्स के राज्य की प्रकृति यानी मार्क्स के जो कार्ल मार्क्स हैं
कि राज्य की प्रकृति से संबंधित विचार संगत नहीं हैं। कौन इनके विचार से संबंधित नहीं है? तो राज्य सभी हित के लिए है, ये नहीं कहते हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या मानते हैं? कहते हैं राज्य तो एक ऐसा यंत्र है, शोषण करने वाला यंत्र है, ठीक है। तो ये राज्य को सभी हित के लिए नहीं मानते हैं, यही ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सही है, ठीक है। एक मिनट, हम इसकी व्याख्या देखेंगे। कार्ल मार्क्स तो जैसा कि आप जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट थिंकर है, कि व्याख्या हम जरूर देखेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में जो है मार्क्स एवं उसके अनुयायियों को छोड़कर बाकी के दार्शनिकों ने राज्य को एक क्या माना? नैसर्गिक संस्था माना, ठीक है। नैसर्गिक संस्था मतलब प्राकृतिक संस्था माना। लेकिन जो कार्ल मार्क्स हैं राज्य की नैसर्गिकता को क्या कहते हैं? चुनौती देते हैं, चैलेंज देते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो क्या है 1848 में लिखी गई थी, में मार्क्स ने राज्य को बुर्जुआ, ठीक है, वर्ग की कार्यकारिणी समिति के नाम से क्या किया? घोषित कर दिया। कार्यकारिणी समिति के नाम से घोषित कर दिया, ठीक है। और मार्क्स के विचार अनुसार कहते हैं राज्य न तो नैसर्गिक संस्था है, कहते हैं राज्य न तो नैसर्गिक संस्था है और न ही मानवीय सभ्यता, संस्कृति या विकास के लिए आवश्यक व्यवस्था है। ये राज्य का विरोध करते हैं, इसीलिए क्या है? ये वर्गहीन जो है, वर्गहीन समाज और वर्गहीन राज्य की बात करते हैं, ठीक है। कौन? कार्ल मार्क्स, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे हम लोग। यहाँ से कह रहा है राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? कह रहा है कि राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? तो ये जो है आदर्शवादियों ने बातें कही थी, ठीक है। व्याख्या देखेंगे। हीगल और कांट ग्रीन जैसे क्या है? उदारवादी आदर्शवादी हैं, उदार आदर्शवादी हैं। उदारवादी आदर्श राज्य की व्यक्ति के नैतिक जीवन का माध्यम मानते हैं। आदर्शवाद की दृष्टि से, ठीक है, दृष्टि में व्यक्ति की नैतिक इकाई क्या है? नैतिक इकाई और राज्य की अस्तित्व व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए है, ठीक है, मॉरल उत्थान के लिए है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? बताना है कौन सही है। तो इसमें जो है लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, ठीक है। सरकार और राज्य में क्या किया है? अंतर किया है, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। लॉक ने दो समझौता क्या किया? दो समझौता की रचना की, ठीक। एक के द्वारा कहा कि समाज की स्थापना होती है, एक समझौता के द्वारा राज्य की स्थापना होती है और दूसरे के द्वारा जो है सरकार की स्थापना होती है, गवर्नमेंट की स्थापना होती है। उसके अनुसार समाज और सरकार पृथक पृथक हैं, ठीक है। कहता है कि जो सरकार है और जो समाज है वो क्या है? अलग अलग हैं। क्या है? अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है, ठीक है। तो इनकी व्याख्या वो अलग अलग करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। कह रहा है किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है? ठीक है, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है, ये आपको बताना है। तो जिन बोधा जो है ये बात वो कहे हैं, ये रिपब्लिक शब्द का उपयोग किए हैं बोधा राज्य की जगह, ठीक है। तो व्याख्या में कुछ खास नहीं है तो व्याख्या नहीं देखा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है किसने कहा एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है? क्या है? राज्य एक राजनीतिक उपकरण है, पॉलिटिकल टूल्स है। एक वर्ग के ऊपर दूसरे के शासन बनाए रखने का क्या है? एक यंत्र है। क्या है? एक यंत्र है। तो ये जानते हैं कौन कह सकता है? ये कार्ल मार्क्स का, जैसा कि हमने आपको ऊपर चर्चा किया था, ठीक है। ये राज्य को क्या मानता है कि शोषण का यंत्र मानता है राज्य को। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है जो है
मार्क्स का विश्वास था कि जो शोषक वर्ग है, शोषक वर्ग द्वारा राज्य की स्थापना बहुसंख्यक शोषित वर्ग से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। इतिहास इस बात की साक्षी है कि उत्पादन जो प्रणाली है, जो प्रोडक्शन सिस्टम है, उसमें जो है जब जब परिवर्तन हुए हैं तब तब सामाजिक वर्गों के संबंधों में भी परिवर्तन आया है। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। मार्क्स के अनुसार कहते हैं राज्य दूसरों के उत्पीड़न के साधन मात्र है। कहते हैं जो राज्य है वो दूसरों का सिर्फ उत्पीड़न करने वाला साधन मात्र है और कुछ नहीं है। इसीलिए ये कहते हैं ये शोषण का एक उपकरण है, शोषण का एक यंत्र है, राज्य को मानते हैं। तो पूछ सकता है प्रश्न में कि बताइए कौन ऐसा जो है विचारक है जो राज्य को, ठीक है, शोषण का क्या मानते हैं, यंत्र मानते हैं। तो वो कार्ल मार्क्स उसके उत्तर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। देखिए यहाँ बताना सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है बी सही नहीं है। राज्य की शक्ति प्रत्याधिकृत एवं व्युत्पन्न है, ये सही नहीं है, बाकी सही है। राज्य की शक्ति मौलिक एवं प्राथमिक है, सही है। सरकार की सत्ता सीमित, सही है। सरकार की प्रकृति क्षणभंगुर है, सही है। सरकार कभी बदल सकती है, कोई फिक्स तो होता नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, यही सही नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 115। कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक विचार का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक इस विचार का कि मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र समर्थक नहीं है। ठीक है, तो ये बात कहते हैं ब्लंटसली कहते हैं। ब्लंटसली का जो मानना है वो कहते हैं कि राज्य मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है। क्या है, कहते हैं राज्य जो है जो मानव शरीर का केवल प्रतिरूप मात्र है और कुछ नहीं है। ये महोदय जो है ब्लंटसली राज्य के आंगिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। आंगिक सिद्धांत का मतलब क्या है कि जो शरीर है, यानी कि शरीर के जो अंग है, यानी अंग से मिलकर क्या बना है, शरीर बना है। उसी प्रकार से जो राज्य हैं, राज्य के जो तत्व हैं, उन्हीं तत्वों से मिलकर राज्य बना है। क्या बना है, राज्य बना है। राज्य किससे बना है, राज्य के सभी तत्वों से मिलकर बना है, ऐसा ब्लंटसली कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। कह रहा है ग्राम्शी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। ठीक है, कह रहे हैं ग्राम्शी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है ये बताना है। तो ये है शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व है। ऑप्शन ए सही है। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसकी व्याख्या है, तो हम लोग देखेंगे। कह रहा है ग्राम्शी के अनुसार कह रहा है राज्य द्वारा एक वर्ग का दूसरे वर्ग का पर आधिपत्य का कारण केवल जो है आर्थिक व सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि शासक वर्ग का बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व भी है। कहते हैं कि राज्य द्वारा एक वर्ग का दूसरे वर्ग पे जो है आधिपत्य करना, कब्जे करने का कारण केवल आर्थिक कारण और सैन्य शक्ति कारण नहीं है, बल्कि शासक वर्ग का जो है जो बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल और नैतिक जो नेतृत्व है वो भी कारण है। ठीक है, तो साम्यवादी आंदोलन की एक मूल रणनीति पूंजीवादी राज्य की छिन्न भिन्न करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे मूल्यों और मान्यताओं, ठीक है, मूल्यों और मान्यताओं के क्षेत्र में जो बुर्जुआ आधिपत्य है, हेजिमनी है, का अंत करने में भी उतनी ही तत्परता दिखानी चाहिए। ठीक है, ये हेजिमनी को समाप्त करने की बात करते हैं। ठीक है, कौन, ग्राम्शी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117 का। क्वेश्चन नंबर 117 व्याख्या दिया है, हम लोग व्याख्या सीधे यहाँ पे देख लेंगे ताकि हम लोग का टाइम का बचत होगा। देखिए व्याख्या में दिया है कि ग्रीन जो है कहते हैं कि राज्य स्वतंत्रता की सृष्टि के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ग्रीन का मानना है
कि जो राज्य है वो स्वतंत्रता की सृष्टि के लिए यानी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसके सृष्टि के लिए उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, पावर का प्रयोग कर सकता है। ये ग्रीन महोदय कहते हैं। लियो स्ट्रास कहते हैं कि स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्वाभाविक है, ठीक है, यानी जो स्वतंत्रता है उस पर कंट्रोल चाहिए, ये नेचुरल है। स्पेंसर कहते हैं कानून को पाप तथा विधायक को पापी समझना है, ठीक है। बेंथम कहते हैं राज्य को विधि शास्त्रीय सिद्धांत का समर्थक देते हैं, यानी बेंथम जो है राज्य के जो विधि शास्त्रीय सिद्धांत है उसका क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य का हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है, यानी राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है। तो ये जो है सौरल भी करते हैं और क्रोपोटकील की भी करते हैं, तो दोनों लोग करते हैं। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी देखिए दिया है, ठीक है। तो ये ए भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, ठीक। इसकी व्याख्या कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो व्याख्या देखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद 119 कह रहा सामान्यतः जो नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है, जो नगर राज्य की अवधारणा है वो किससे संबंधित है, तो आप जानते ही हैं प्राचीन यूनान से संबंधित है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीक शब्द जो है पोलिस का अर्थ क्या है, ग्रीक शब्द के जो पोलिस है उसका अर्थ क्या है, नगर है, क्या है, नगर है। प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्य पर्यायवाची शब्द थे, ठीक है, अर्थात यूनानी जो है नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है, राज्य है। यानी जो पहले यूनानी जो पहले पोलिस नगर थे, आधुनिक को आधुनिक नाम में क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है, ठीक, जो पहले छोटे छोटे यूनानी राज्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 120 का रहा है कि राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका परवर्ती है, ठीक है, किसका परवर्ती है ये आपको बताना है। तो रोमन साम्राज्य का ये परवर्ती है, ठीक है। व्याख्या है, कह रहा है सामंतवादी जो राज्य है, सामंतवादी राज्य है वो रोमन साम्राज्य का जो है परवर्ती है। इसका क्रम क्या है, पूर्वी राज्य, फिर यूनानी राज्य, फिर रोमन साम्राज्य, फिर सामंतवादी राज्य, फिर क्या है, राष्ट्र राज्य, ये इसका क्रम है। ये भी आप याद रखें, कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है निम्न में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किसने किया है, तो ये जो है रॉबर्ट नॉजिक ने किया है, ठीक है। नाइट वॉचमैन की जो कहानी है इन्हीं से संबंधित है। आइए समझ लेते हैं व्याख्या, नाइट वॉच की व्याख्या क्या है समझ लेते हैं। एक मिनट, सॉरी, नाइट वॉच की जो व्याख्या है यहाँ देखते हैं। कह रहे हैं रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार राज्य की भूमिका एक रात्रि के चौकीदार, ठीक है, यानी जो राज्य है उसकी इतनी भूमिका है जैसे कि एक चौकीदार देख रेख करता है, सुरक्षा करता है, उतना ही केवल राज्य का भी जो है राइट है, उतना ही उसका भी कार्य है, ठीक है। तो चौकीदारी वाली निगरानी रखने, ठीक है, की है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में, ठीक है, न्यूनतम राज्य यानी मिनिमल स्टेट के विचार का समर्थन किया है। मिनिमम स्टेट का मतलब क्या, मिनिमम स्टेट का मतलब ये होता है कि राज्य जो है व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करे, उसे स्वतंत्र छोड़ दे, वो बुद्धिमान है, वो अपने कार्यों को आसानी से कर लेगा। ये बात रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं और इसीलिए उन्होंने इसको राज्य को एक क्या कहा, रात्र प्रहरी के रूप में व्याख्यात किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक चिंतक राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा को क्या करता है, प्रतिपादित करता है, ठीक है। तो ये जो है हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। कौन करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग।
इसकी व्याख्या कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 123 है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। कह रहा है कौन एक सही है, तो जो ऑप्शन बी है, एक समाजवादी राज्य भूमि और खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। ठीक है, ये सही है, बाकी क्या है, बाकी सब गलत है। व्याख्या कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए व्याख्या नहीं देखा जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 124, कह रहा है किसने कहा राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे का दमन का अंग है। तो ये बात कौन कहा है, कार्ल मार्क्स कहा है। जहाँ जहाँ राज्य के दमन की बात आ गई वहाँ समझ लीजिए कार्ल मार्क्स का ही कथन है। ठीक है, तो व्याख्या हम लोग ऊपर कर ही चुके हैं, तो यहाँ व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 125, कह रहा है राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव करता है। ये किसका मत है, तो ये कांट महोदय कहते हैं। ठीक है, कांट एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है थिंकर हैं, इनका हम जो है व्याख्या देखेंगे ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो व्याख्या ये समझ लेते हैं। कह रहे हैं रूसो की नैतिक इच्छा, जो रूसो की नैतिक इच्छा है तथा सामान्य इच्छा यानी जनरल विल के सिद्धांत में विश्वास करते हुए इमैनुअल कांट कहते हैं कि नैतिक इच्छा की जो स्वाधीनता का समर्थन करते हैं, उसकी जो नैतिक इच्छा की जो स्वाधीनता है, ठीक है, उसका समर्थन करते हैं। इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या, समझ लेते हैं। कह रहा है सच्चे अर्थों में केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो नैतिक रूप में स्वाधीन है, यानी जो नैतिक रूप से, जो मॉरलिटी रूप से क्या है, स्वतंत्र हो, वही क्या है, सच्चे अर्थों में स्वतंत्र व्यक्ति है। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ अनैतिक कार्य नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करते रहिए या नैतिक कार्य करते रहिए, नहीं। स्वतंत्रता का मतलब है कि आप नैतिक काम करते रहिए, मॉरलिटी वाला काम करते रहिए, उसी का नाम है स्वतंत्रता। ये कांट महोदय कहते हैं। कांट के अनुसार कहते हैं राज्य एक नैतिक समाज है। राज्य क्या है, एक नैतिक समाज है जिसका उद्देश्य है व्यक्ति के लिए नैतिक और न्यायसंगत जीवन संभव बनाना। राज्य का ये उद्देश्य है कि व्यक्ति को नैतिक और न्यायसंगत जीवन क्या करना, संभव बनाना, पॉसिबल बनाना। इस प्रकार कांट के अनुसार राज्य जो है उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी राज्य क्या है, एक उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य का यही काम है कि व्यक्ति को नैतिकवान बनाए। ठीक है, उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 126, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ बताना कौन सा सही नहीं है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 126 का राज्य की सदस्यता जो है ऐच्छिक है, यही सही नहीं है, ये गलत है। बल्कि और जो ए है राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है, ये सही है। समाज राज्य से व्यापक है, ये भी सही है। सरकार राज्य की अभिकर्ता है, ये भी सही है, यानी एक एजेंट है। सरकार राज्य की क्या है, एक एजेंट के रूप में काम करती है, ये भी सही है। लेकिन ये क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया डी, ये सही नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 का रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा में, ठीक है, किस भाषा में शब्द स्टेटस, क्या है, स्टेटस, जिससे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ है, प्रथमतम प्रयुक्त हुआ है। प्रयुक्त मतलब उपयोग हुआ है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है टीटोनिक जो है कहे हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लेंगे अच्छे से, इसकी हम जो है व्याख्या भी देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है जो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में, किसमें, प्रिंस में इतालवी शब्द स्टेटो, कौन सा, इतालवी शब्द स्टेटो का प्रयोग किया है जब उसने ये कहा कि जिन शक्तियों का, जिन पावर का, जिन शक्तियों का लोगों पर अधिकार था, ठीक है, यानी जिन शक्तियों का, जिन पावर का लोगों पर अधिकार था, राइट था, अथवा वे राज्य यानी स्टेटो हैं, ठीक है, वे क्या हैं, राज्य हैं या स्टेटो हैं। उसके बाद कहता है जो रोमन है
रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात, यानी जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, विघटन हो गया, तो टेउटोनिक कबीलों ने क्या किया, ने एक ऐसी संस्था को स्थापित किया जिन्हें सर्वप्रथम स्टेटस, ठीक है, स्टेटस शब्द से संबंधित किया गया, जिसमें से अंग्रेजी शब्द क्या निकला, स्टेट उत्पन्न हुआ। ये आप समझ लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग कुल कितने क्वेश्चन देख लिए, आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन सीरीज नंबर 4 में हम लोग देख चुके हैं। 4 नहीं है, ये 3 है, ठीक है, 3 नहीं है, 3 है, ठीक है। तो 3 नंबर देख लिए हम लोग। 4 जो टेस्ट नंबर है हम लोग कल देखेंगे। और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें भाई। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर लें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इतना तो आप लोग कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को जो है लाइक भी कर दें, ठीक है, शेयर कर दें, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिले। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े, ठीक है। और हम ऐसी तरह के कंटेंट आप सभी लोगों के लेके आएँ। और जब तक आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, तब तक आपके पास एक बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध हो जाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और आप अच्छा स्कोर करके आप अपनी नौकरी हासिल कर लें, सरकारी नौकरी आप प्राप्त कर लें, ठीक है। तो सबको चाहिए सरकारी नौकरी, तो आप मेहनत ज़रूर करें। मेहनत ही है जो आपको सफलता दिला सकती है, समर्पण ही है जो आपको सफलता दिला सकती है। तो मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।